आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। निम्न में से कौन सा इसका भाग नहीं है? द आर्यंस लिव्ड ऑन द लैंड विच वॉज कॉल्ड सप्त सिंधु, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो सबसे पहले आप राइट आंसर आप देखेंगे, हम सप्त सिंधु की बात करते हैं। किसकी? तो सप्त सिंधु। दोस्तों सप्त सिंधु किसको कहा जाता है? 7 पवित्र नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता है। बात आई है आर्य लोगों की, तो आर्य जो है हमारे पास हड़प्पा जो सभ्यता था, सिंधु कालीन सभ्यता जो था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आर्यों का आगमन होता है और उनको जो है लोहे का ज्ञान था और यही जो है उनको यहाँ पे बसने का प्रमुख कारण भी बना, क्योंकि जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, तो उनके जो औजार हुआ करते थे आर्य लोगों का, वो बहुत ही नुकीला हुआ करते थे और उनके सामने जो हड़प्पा कालीन लोग हैं वो टिक नहीं पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कहाँ से आए। तो ये जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से दोस्तों? तो मध्य एशिया से आए थे। कभी कभी पूछा जाता है कि इनका जो प्रिय पशु था ये क्या था? दोस्तों इनके प्रिय पशु का नाम क्या था? क्या था प्रिय पशु? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय को जो है क्या कहा जाता था? गाय को धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इन सवालों का जवाब आप जरूर लिख लेंगे। तो मध्य एशिया तो हो गया। प्रिय पशु इनका क्या था? तो प्रिय पशु था घोड़ा। ठीक है दोस्तों, गाय को अघन्या कहा जाता था। क्या? अघन्या। और धनी व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। क्या कहा जाता? गोमत। और जो 7 नदियां थी वो 7 नदियां कौन कौन सी थी दोस्तों? तो इन 7 नदियों में थी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ठीक है, तो ये 7 नदियां थी। क्या लिख दूं मैं? लिख देता हूं, लिखते हैं दूसरा पेन से। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। रावी हो गया है, व्यास, एक नदी और क्या है? सतलज, और एक नदी है सरस्वती। तो ये 7 नदियां मिलाकर के क्या बनाती हैं? एक सेकेंड, ये 7 नदियां मिलकर के सप्त सिंधु का निर्माण करती हैं। और देखिए यहाँ पे रावी, सिंधु और झेलम तो है, लेकिन ये शिप्रा जो है ये सप्त सिंधु का भाग नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? अगर पूछा जाए कि आर्यों का जो समाज है वो किस प्रकार का था, तो इनका जो समाज है दोस्तों वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पितृसत्तात्मक, ये भी चीजें पूछ ली जाती है, तो इसको भी आप लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1194 ईस्वी में किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया? इन विच बैटल इन 1194 AD डिड जयचंद ऑफ मोहम्मद गौरी बी डिफीटेड? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? तो देखिए दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीते जाते हैं। ठीक है, तराइन का दूसरा जो युद्ध है वो होता है 1192 ईस्वी में, और इसमें कौन विजय होता है? तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है वो विजय हो जाता है, और इसमें जो है कौन विजय होते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान। इसमें जो है वो पृथ्वीराज की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है तराइन के प्रथम युद्ध में। और दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध होता है। कब? 1194 ईस्वी में। ये किसके साथ होता है? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। यही है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है चंदावर का युद्ध। तो यही इसका राइट आंसर है, और इसमें जो है जयचंद को हार का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। यहाँ पे चंदेरी की बात करेंगे, तो चंदेरी का जो युद्ध है वो कब होता है? तो 1528 ईस्वी में होता है। ये किसके बीच होता है? तो बाबर और मेदिनी राय। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। अगर बाबर की बात आई है तो थोड़ा सा इनका कुछ और भी युद्ध का बात कर लेते हैं। जैसे कि 1526 में कौन सा युद्ध किया था इन्होंने?
और 1527 में इन्होंने कौन सा युद्ध किया था, 1529 में कौन सा युद्ध किया था, 1526 में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई। और इसमें कौन जीता था, तो जीता था बाबर और हारा था कौन, इब्राहिम लोदी। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 से, पानीपत की प्रथम लड़ाई से। 1527 में जो है वो खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। और ये किसके किसके बीच होता है, तो ये राणा सांगा के बीच होता है, राणा सांगा के बीच। और ये देखेंगे 1529 में जो है ये घाघरा का युद्ध होता है। किसके, कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो बाबर से रिलेटेड भी हमने देख लिया। बाबर कहाँ से आया था, तो अफगानिस्तान फरगना का निवासी था वो। चलिए, इतना चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका राइट आंसर है चंदावर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, जब कर्क रेखा की बात आई है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पृथ्वी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक पृथ्वी बना लिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। देखिए, हम जल्दी, आपका समय नहीं लेंगे। देखिए, पृथ्वी पे क्या होता है कि ये जो बीच वाली जो लाइन होती है, ये बीच वाली लाइन है, इसको हम कौन सा लाइन बोलते हैं। जो ये इधर अगर चले जाएं तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। यहां पे देखें तो इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। या फिर इसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। और ये सबसे बड़ा लाइन होता है पृथ्वी पे जो है अक्षांश की ओर, ये सबसे बड़ा लाइन होता है। जो पूरब से पश्चिम की ओर जो खींची जाती है लाइन, इधर क्या है, इधर है पूरब और इधर है पश्चिम, और ऊपर में आप देख रहे हो उत्तर और नीचे दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइन खींची जाती है उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये दो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये मैंने एक और खींचा है जो कि इस लाइन से 23.5 डिग्री ऊपर है। कितना, 23.5 डिग्री ये जो है ऊपर है। तो 23.5 डिग्री जो ऊपर है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, तो कर्क रेखा बोलेंगे। देखेंगे कि आप ये उत्तरी अक्षांश में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और इसको देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप इंग्लिश में समझना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। अगर हम इससे दक्षिण की ओर चले जाएं, कितना, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की ओर चले जाएं इससे विषुवत रेखा से, तो फिर हम किस कौन सा लाइन पे पहुंचेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। कौन सा रेखा, मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मकर रेखा यहाँ पे, और ये कर्क रेखा। और इन दोनों के बीच का जो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाला, ये बहुत गर्म होता है क्योंकि सूर्य की लाइन जो है यहाँ पे एकदम सीधी पड़ती है। सूर्य यहाँ पे ही तो सबसे ज्यादा पड़ेगा ना, तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होता है। और हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, वो यहीं पे है, इसके आसपास। चलिए ठीक है, तो हम अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि विषुवत रेखा जो है बीच वाले लाइन को बोला जाता है, जो कि भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। लेकिन अगर अगर लाइन हो जाए, ये वाला देखो, अगर ऐसा लाइन है, तब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देशांतर लाइन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब अगर ये क्वेश्चन और बन जाता है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं टोटल कितने खींची जा सकती है, कितनी होती है, देशांतर रेखाएं जो हैं, रेखाएं टोटल कितनी होती है, तो टोटल जो होती है वो होती है 360। 360 जो है वो लाइन इसमें होते हैं देशांतर रेखाएं। अगर पूछा जाए कि इसमें अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, ये जो देखो पूरब से पश्चिम जो खींची जाती है, ये अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होती है, तो टोटल हम देखें तो 90 इस साइड, मतलब ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 और विषुवत रेखा के उत्तर में 90, तो टोटल कितने हो जाएंगे अक्षांश, आप बताना जरा। अक्षांश जो है
अक्षांश टोटल हो जाएंगे 181। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा भी तो एक अक्षांश ही है ना, तो 181 होगा टोटल। लेकिन इसमें ये चीजें जुड़ी होती है, ये जो दोनों साइड जो ध्रुव होते हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों जुड़ा हुआ है, एक हम अक्षांश में ही इसको जोड़ चुके हैं। अगर इसको आप नहीं जोड़ोगे तब 179 होगा। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? आप ये देखो कि भारत यहाँ पे जब है और कर्क रेखा भारत के ऐसे गुजरी है, तो मतलब ऊपर वाला ही राज्य लगभग होंगे। तो इसका तो आपको ट्रिक पता ही है। सबसे पहले तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कितने राज्य हो गए? अभी तो 7 ही हुए हैं, और एक झारखंड। ठीक है, झारखंड के रांची। चलिए, ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों से हमारा जो कर्क रेखा है वो गुजरता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्या चाहिए? एवरीथिंग इज क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखेंगे निम्न में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय बाणभट्ट? मयूराष्टक, पार्वती परिणय, चंडिका शतक या हर्षचरित? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है मयूराष्टक। और बाकी जो ये 3 जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जिसके लिए बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इनकी एक और पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो ये जो चारों जो पुस्तक है, ये चारों किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये चारों पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? आप बताना। हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हर्षवर्धन के समय में ही कौन आता है? तो हेन सांग आता है। कौन? वेन सांग। चीनी यात्री हेन सांग आता है। और इसी को बोला जाता है क्या? यात्रियों में राजकुमार या फिर नीति का पंडित। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित भी इसी को बोला जाता है, नीति का पंडित। ठीक है, तो हेन सांग आप याद रखेंगे। हेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठता है। हर्षवर्धन की अगर पुस्तक की बात की जाए तो हर्षवर्धन की जो है कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आप याद रखना। एक तो है रत्नावली। कौन सा? इनकी 3 पुस्तकें हैं दोस्तों। हर्षवर्धन की जो है वो आपको 3 पुस्तक जो है एकदम याद रखना पड़ेगा। और कौन कौन सा है? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका, एक सेकेंड, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये एकदम आपको याद रखना है। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई, और एक ऑप्शन यहाँ पे कुछ अलग दे देगा और वही आपका आंसर होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। एवरीथिंग इज क्लियर? और कुछ बचा है क्या इसमें? और कुछ बचा है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या है? तो मयूराष्टक। अब इसको कौन लिखा था? तो इसको लिखा था मयूरा नाम के व्यक्ति। और ये जो मयूरा है ये भी हर्षवर्धन के दरबार में ही रहा करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? एज पर द स्टेटस टिल May 2024, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट? 98, 97, 66 या फिर 100? कितने विषय हैं आप बताना। तो दोस्तों अभी जो संघ हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची की, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। 7वीं अनुसूची, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन करता है। कौन कौन सा? तो एक तो संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा कौन सा है? तो समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है? समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची के विषयों पर,
और राज्य सूची के विषयों पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है या राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अभी की अगर हम बात करें तो अभी संघ सूची में 100 विषय हैं, और राज्य सूची में कितने 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, और इसमें कितना 5 कम था ना, 57 थे शायद, 57 नहीं, हाँ 5 ज्यादा था, 66, इसमें कम हो गया है 5, ठीक है। और इसमें कितना था तो 47, इसमें से 5 जो है वो इसमें डाल दिया गया समवर्ती सूची में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें अभी के अनुसार हम देखें तो 100 विषय जो है अभी इसमें शामिल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी? नागभट्ट प्रथम, दंती दुर्ग, शिव विष्णु या पुष्यमिक सुंग? तो नागभट्ट प्रथम की अगर हम बात करें तो ये किसका था? ये तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। दंती दुर्ग की बात करें तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश का। पुष्यमिक जो है ये शुंग वंश का संस्थापक था। बचे हैं कौन? तो शिव विष्णु, और शिव विष्णु ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चारों ऑप्शन आपका क्लियर है। क्या देखेंगे? भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी? तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में इसका वर्णन है। कहां पे? भाग 3। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वो कहाँ पे? तो भाग 4 में है इसका वर्णन। और अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन है। अगर न्यायिक पुनरावलोकन बात करें तो अनुच्छेद 137, और ये क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर आज कोई अगर फैसला सुनाया है तो बाद में अगर 4-5 साल बाद कभी भी अगर उसको ये लगे तो जो मैंने पहले जो फैसला दिया है वो गलत था, अब के अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन क्या होता है कि परिस्थितियां, आवश्यकता बदलती रहती हैं, तो वो क्या कर सकता है? ये जो अपना जो फैसला है इसकी समीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है? इसकी समीक्षा कर सकता है और दोबारा उस पर फिर फैसला उस पर सुना सकता है। तो न्यायिक समीक्षा जो है इसका सही आंसर है न्यायिक पुनरावलोकन। उद्देशिका क्या है? तो ये देखो, ये प्रिएम्बल जो है इसी को हम बोल रहे हैं उद्देशिका, और प्रिएम्बल हमें ये बताता है कि हमारी संविधान की प्रकृति क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। महाबलीपुरम या 7 पैगोड़ा का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड महाबलीपुरम और 7 पैगोड़ाज? राष्ट्रकूटों ने, पल्लवों ने, चोलों ने या पालों ने? मामल्लापुरम का तो नाम आपने सुना ही होगा, मामल्लापुरम ये जो एक जगह है और यहीं पे कौन है? तो महाबलीपुरम या फिर जो 7 पैगोड़ा का जो मंदिर है वो है। इसको कौन बनवाया था? तो इसको बनवाया था पल्लवों ने। ये तो गलत लिख दिया मैंने, पल्लवों ने इसको बनवाया था। इसमें अगर हम बात करें तो 7 जो है वो रथ हैं, और सबसे जो उत्कृष्ट जो रथ है, सबसे उत्कृष्ट कौन सा रथ है? तो धर्मराज रथ। और सबसे छोटा रथ कौन सा है? सबसे छोटा रथ जो है वो है द्रौपदी रथ। कौन सा? द्रौपदी रथ। इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो पल्लवों। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगर बात करें राष्ट्रकूटों की तो हमने तो इसके बारे में पढ़ा, दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, चोल वंश के विद्यालय थे, और पाल के कौन थे? गोपाल थे। लिख देते हैं थोड़ा सा, राष्ट्रकूट के कौन? दंती दुर्ग, और चोल वंश के विद्यालय, पाल वंश के गोपाल। ठीक है, तो ये संस्थापक थे। आगे बढ़े, आगे अब बढ़ते हैं, और तो कुछ है नहीं इसमें, ये देखेंगे। हाँ, एक चीज इसमें और मैं बताना चाहता हूं, ये जो है यूनेस्को का साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को का ये साइट है, कौन सा? तो
1984 में इसको शामिल किया गया था। एक सेकेंड, 1984 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। कहाँ पे? यूनेस्को। ये क्या लिख रहा हूं मैं? और हाल ही में जो है यूनेस्को की जो 43वीं जो साइट है वो कौन सी है? तो मोईदाम। ये तो बहुत बार मैंने आपको बता चुका हूं मैं। और ये कहाँ पे है? तो असम में है। कहाँ पे? असम में। यूनेस्को के 42वीं जो साइट है वो कौन सा है? होयसल। 41वीं साइट कौन सा है? तो शांति निकेतन। 40वीं कौन सी है? तो धौलावीरा। और 39वीं कौन सी है? रमप्पा मंदिर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? राज्यसभा के संगठन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा? तो ये देखेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं संसद। संसद का जो वर्णन है वो है 79 में। किसमें? 79। और उसके बाद राज्यसभा मैंने आपको बता भी रखा है। क्या? राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80। और लोकसभा जो है, लोकसभा का जो गठन होता है वो होता है अनुच्छेद 81, 81। एक अनुच्छेद और बचा हुआ है 93। 93 हमें बताता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं अपने में से ही किसी एक को जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये चुन सकते हैं अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में। ठीक है, चलिए, तो ये भी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 80। और राज्यसभा का जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं वो कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकते हैं। इसमें जो टोटल जो राष्ट्रपति अगर मनोनयन करेगा तो कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत कर सकता है। और इससे संबंधित ये जो है उच्च सदन है। कैसी सदन है? उच्च सदन है राज्यसभा। और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मपाल। और नालंदा की हम बात कर लेते हैं। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? उसके बाद एक और बात करेंगे, कौन सा? हाँ, उदंतपुरी। भूल जाते हैं यार। उदंतपुरी जो मठ है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों करवाया था कौन? तो इसका है गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक भी था। पाल वंश का संस्थापक था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कौन? ये कहाँ लिख दिया मैंने? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त। और उदंतपुरी मठ की गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका कौन? तो धर्मपाल। तो धर्मपाल इसका राइट आंसर है। धारावर्ष जो है ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और इसको जो है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव को कहा जाता था धारावर्ष। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन मतलब कि अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो सबसे पहले तो हम नीति का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेशनल, ये क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर होती है? तो योजना आयोग के स्थान पे। पहले जो है योजना आयोग चला करता था। योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, इसको बंद कर दिया गया। और 1 जनवरी 2015 को किसकी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई। तो नीति आयोग की जब स्थापना हुई तो इसके प्रथम सीईओ और उपाध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम सीईओ और उपाध्यक्ष। प्रथम सीईओ और उपाध्यक्ष। तो प्रथम अगर हम बात करें
प्रथम सीईओ और उपाध्यक्ष ये कौन थे, ये बताना है आपको। और हम अभी वर्तमान की भी बात करेंगे कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में सीईओ और उपाध्यक्ष कौन है, ये भी देख लेंगे। इसके जो अध्यक्ष हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। अगर हम प्रथम अगर सीईओ की अगर बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर। आपके मन में चल रहा होगा अमिताभ कांत, लेकिन दोस्तों अमिताभ कांत जो हैं वो 2016 में नियुक्त हुए थे। कौन हुए थे सबसे पहले? तो सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर प्रथम सीईओ कौन थे, लिख लेना आप, सिंधु श्री खुल्लर। ये जो है प्रथम थे, गलती मत कर देना। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ये तो गलती लिख दिया मैंने, अरविंद पनगड़िया। अगर वर्तमान सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यन जो है, एक सेकेंड, बीवीआर सुब्रमण्यम ये जो है अभी क्या है तो सीईओ। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं अभी सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुमन बेरी। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा उसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक होते हैं सीईओ। प्रथम अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो अरविंद पनगड़िया थे और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी और वर्तमान सीईओ हैं कौन? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। चलिए ये क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं। चोल प्रशासन ग्राम पंचायती प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है वो 6 प्रांतों में विभाजित था। इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन द विलेज पंचायती सिस्टम। For the convenience of administration, the entire Chola Empire was divided into 6 provinces. What were these provinces called? कुर्रम, नाडु, कोट्टम या मंडलम। दोस्तों जो चोल साम्राज्य है ना वो दक्षिण भारत में बहुत ही लंबा समय तक शासन करने वाले साम्राज्य थी और ये बहुत ही शक्तिशाली थी। इसकी नौसैनिक जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। हम बात करेंगे कुर्रम की तो कुर्रम जो है वो किसको कहा जाता था? तो ग्राम समूह को कहा जाता था। कुर्रम किसको? ग्राम समूह को कहा जाता था। नाडु जिला को कहा जाता था। ठीक है, लिख देते हैं। कुर्रम जो है वो किसको कहा जाता था, यहाँ पे लिखते हैं, ग्राम समूह। कुर्रम किसको कहा जाता था? ग्राम समूह को। और नाडु किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जिला को। और कोट्टम किसको कहा जाता था? तो जो कोट्टम है ना ये मंडलम का ही एक उपविभाग होता था। किसका? तो मंडलम का एक उपविभाग होता था। मंडलम का उपविभाग, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है मंडलम। जो 6 प्रांत हुआ करते थे उनको कहा जाता था मंडलम। आप एक बात और बताना कि ये गोपुरम किसे कहा जाता था? ठीक है, गोपुरम किसे कहा जाता था चोल साम्राज्य में? गोपुरम। और एक चीज और कि किसानों को क्या कहा जाता था? किसानों को क्या कहा जाता था? ठीक है, ये रहा एक क्वेश्चन। किसानों को क्या कहा जाता था? तो किसानों को कहा जाता था क्या? गौड़। किसानों को क्या कहा जाता था? गौड़। और गोपुरम क्या होते थे? तो जो मंदिर होते थे, जो मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते थे, जिसको आप मुख्य प्रवेश द्वार बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? विशाल मुख्य प्रवेश द्वार। विशाल मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था। एक सेकेंड, द्वारा लिख दिया मैंने, द्वार। ठीक है, अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर भी मैंने आपको बता रखा है कि जो ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। मंदिर की बात कर लेते हैं। ये देखिए जो इंडिया है ना, ऐसे आप इंडिया देखोगे, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तो उत्तर भारत की जो मंदिर होती है उनमें नागर शैली का प्रयोग हुआ होता है। जो दक्षिण भारत की नदियां जो मंदिरें होती हैं उसमें द्रविडियन शैली का प्रयोग हुआ होता है। कौन सा? द्रविड़ शैली।
और इन दोनों के मिश्रण से जो बने होते हैं वो होते हैं बेसर शैली। कौन सी शैली? तो बेसर शैली, ये बहुत बार बता चुके हैं। और पंचायतन शैली भी एक होता है, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली कौन सी होती है? तो जो एक जो है बहुत बड़ी मंदिर होते हैं, एक बड़ा सा मंदिर होता है और उनके चारों ओर जो है वो छोटे छोटे से मंदिर होते हैं जो कि सहायक इसके मंदिर होते हैं, वो होता है क्या? तो पंचायतन शैली। आपने आज भी देखा होगा कि एक बड़ा सा मंदिर है बीच में और उसके चारों ओर जो है छोटे छोटे 4 मंदिर हैं, तो वो है पंचायतन शैली। ठीक है दोस्तों, आगे चले, आगे चलते हैं। ये बनाएंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये मनोनीत हुए भाई, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सब में निर्वाचन लगा हुआ, ये मनोनीत है और यही होगा। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में, राज्यसभा जिसका वर्णन कहाँ पे है? अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने? एक सेकेंड रुकना। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, और ये जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई राष्ट्रपति उसको मनोनीत किया है, तब तो राष्ट्रपति के पक्ष में वो वोट डाल सकता है ना, तो इसलिए इनको अनुमति नहीं है। ये जो 12 सदस्य हैं ये वोट नहीं डालते हैं। बात करेंगे राज्यसभा की, तो इसमें जो अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है, अधिकतम वो कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 250। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। और ये जो है उच्च सदन है। उच्च सदन क्यों है? क्योंकि इसकी जो है विघटन नहीं होती। इसकी क्या होती है? विघटन नहीं होती। लोकसभा का विघटन होता है अनुच्छेद 85 के अनुसार, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है, कभी भी ये समाप्त नहीं होता है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर, कितने साल पर? प्रत्येक 2 साल पर पदमुक्त हो जाते हैं। उच्च सदन है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर पदमुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार आप देखोगे तो 1/3 है ना, 2 साल पे जा रहा है, यानी कि प्रत्येक जो सदस्य है उसका कार्यकाल कितना होगा? तो 6 साल का कार्यकाल होगा। जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल तक का ही होता है। ठीक है। और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्लियर होगी सारी बातें। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? चंदेल वंश का संस्थापक ननु, ये तो भाई सही है। चौहान वंश वासुदेव, ये भी सही है। लोहार वंश मूलराज प्रथम, ये नहीं। मूलराज प्रथम तो ये नहीं होगा। मूलराज प्रथम तो ये गुजरात में कौन सा वंश था? एक चंदेल वंश था ना। मूलराज प्रथम जो है, नहीं, सोलंकी होगा शायद। हाँ, मूलराज प्रथम जो है ये सोलंकी वंश से संबंधित है। मूलराज प्रथम सोलंकी वंश। और लोहार वंश के जो संस्थापक था वो कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज, तो ये भाई गलत है और यही आपका क्या है? तो आंसर है गढ़वाल वंश चंद्रदेव, सही है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें तो 4 आपके ऐसे भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? When did महमूद गजनबी अटैक्स ऑन सोमनाथ टेम्पल? 1000, 1001 या 1025 या 1027? देखिए, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में एक जगह था गजनी, और गजनी के जो राजा है वो जब बनता है, ये कौन? महमूद गजनबी। तो ये आता है भारत पर क्या करने? तो लूटपाट मचाने। बस इसका यही मकसद था। इसका मकसद शासन करना कभी नहीं था। ये लूटपाट मचाता था और चला जाता था। प्रथम जो आक्रमण है वो 1001 में ये करता है। प्रथम आक्रमण कब करता है? तो 1001 में। और सोमनाथ मंदिर पर जो है ये आक्रमण करता है 1025 में। सोमनाथ मंदिर पर 1025। जो अंतिम आक्रमण है वो 1027 में होता है। अंतिम आक्रमण जो भारत पर इसने किया 1027 में किया। और ये किसके विरुद्ध था? तो ये जो है ये जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध इसने क्यों आक्रमण किया भाई?
तो अब देखेंगे जब ये सोमनाथ मंदिर को जब ये लूट करके जा रहा था तो बीच में जो है वो जाटों ने इनको रोका, और वो जो बहुत सारे जो सोना वगैरह धन लूट के ले जा रहा था, तो जाटों ने उनसे लड़ाई की और बहुत सारा सामान उसको नहीं ले करके जाने दिया, तो और उसको फिर मारता भी है। हालांकि फिर वो बाद में फिर से लौट के आता है और जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है, तो फिर से वो हार के ही जाता है। ठीक है, फिर से वो हार के ही जाता है, और इसकी जो मृत्यु है वो 1030 में हो जाती है। क्यों? क्योंकि जाटों ने इसकी जो है पैर वगैरह तोड़ देते हैं। ठीक है, पैर जो है वो तोड़ देते हैं, तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 1025, क्योंकि हमसे पूछा गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में किया था इसने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? By which of the following amendments was the 11th fundamental duty added to the Indian Constitution? 44वां संविधान संशोधन, 86वां। चलिए एक एक करके हम सभी चीजों को देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या हुआ? तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो काम हुआ वो हुआ संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये क्या हो रहा है, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या किया गया कि संपत्ति का जो अधिकार था वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसको क्या बना दिया गया? तो इसको बना दिया गया क्या? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। और इसको कहां पे डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को? तो इसको डाल दिया गया अनुच्छेद 300 के ए में, अनुच्छेद 300 के ए में इसको डाल दिया गया। तो ये चीजें क्लियर है। 86वां संविधान संशोधन की अगर बात करें, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो अनुच्छेद 45 की हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। अनुच्छेद 45 में जो है बहुत सारे सुधार किए गए जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और उसमें 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे हैं वो राज्य का कर्तव्य है कि उनको जो है प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करवाए। तो ये हो गया, अनुच्छेद 45 में सुधार किया गया। और क्या किया गया? तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि साइड में देखो अभी सरस्वती जी बैठे हुए हैं, तो वहां पे गाना लोगों ने चालू कर रखा है, अभी चालू किया, तो उससे आप ज्यादा टेंशन मत लेना, वैसे भी हो चुके हैं, थोड़ा देर और रुकना है। अनुच्छेद 21A जो है ये क्या हुआ? तो मौलिक अधिकार है, और ये जो है इसको जोड़ा गया, ये है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं और क्या हुआ। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य को जोड़ा गया। देखो कितना जगह पे काम हुआ। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो ये बताता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करवाना माता पिता का क्या है? तो कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य ये है। तो ये सारे काम जो हुए हैं वो 2002 में ही हुए हैं, 86वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे देखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, तीनों जगह पे शिक्षा को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और मैं आपको वो यहाँ पे जब फंडामेंटल ड्यूटी आया है तो इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें करवा देता हूँ। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का तो नाम आपने सुना ही होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है, एक सेकेंड, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य फिर कब जोड़ा गया? तो 2002 में। 10 पहले मौलिक कर्तव्य थे 1976 में, और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार अब हमारे पास टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। बात कर लेते हैं 61वां संविधान संशोधन की।
तो 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में जो लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग की जो उम्र है, वोटिंग की उम्र मतलब कि मतदान की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई। कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष। अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो ये तो हमने देख ही लिया कि 42वां संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या जोड़ा गया था दोस्तों, तो हमारा जो प्रेम्बल है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा, समाजवादी, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता, एकता नहीं, एकता तो था ही पहले से ना, और अखंडता जोड़ा गया था। यहां पे लिख देते हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे गलत लिख रहे हैं ना हम, पंथ निरपेक्ष। ये मैं थोड़ा सा इसको भूल रहा हूँ, एक बार आप कंफर्म कर लेना जरूर, ठीक है। यहाँ पे 3 शब्द मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, और एक है अखंडता, ये तो कंफर्म है, अखंडता। ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए बहुत बात हो गई, आगे चलते हैं दोस्तों। हमने इतना सारी बातें यहाँ पे देख ली जो कि बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो ये तो हमने अभी किया था ना। तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ, और इसमें जो है वो मोहम्मद गोरी क्या होता है, विजय हो जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। कौन जीतते हैं, एक सेकेंड, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। दोनों जो है वो इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। प्रथम जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ, दूसरा जो है 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो 1216 में, या फिर 1215 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1215 भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर जगह 1216 ही आपको मिलेगा। तो 1216 ही मैं सही मान के चलता हूं। ये जो है तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध। दरअसल बात ऐसा है ना कि तराइन जो है हरियाणा के बगल में ही है, तराइन का तीसरा युद्ध, और यहीं पे सारे युद्ध हो रहे थे। और याल्दूज जो है, याल्दूज जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, याल्दूज और इल्तुतमिश, क्योंकि उस समय कौन था भारत पे, उस समय जो दिल्ली पे शासन कर रहे थे वो थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और याल्दूज के बीच यहाँ पे तराइन का तीसरा युद्ध होता है, और इसमें जो है इल्तुतमिश याल्दूज को हरा देते हैं। 1194 का हमने बात कर लिया है। ये 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, किसके किसके बीच, तो जयचंद और मोहम्मद गोरी। 1206 में जो है वो गुलाम वंश की स्थापना होती है। कौन सी, गुलाम, या फिर इसी को बोला जाता है मामलुक वंश भी। क्या बोला जाता है, मामलुक वंश, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, इसकी जो है स्थापना होती है किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और इसी ने ही कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी इसी ने बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जित्तल नामक 2 सिक्के चलवाए। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स नेम्ड टंका ऑफ सिल्वर एंड जित्तल ऑफ कॉपर। तो इसकी बात करें तो सिक्का की हम बात करेंगे, ये इल्तुतमिश का करेक्ट आंसर है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक तो मैंने बता दिया आपको, और बलबन आपको पता है रक्त एवं लौ की नीति इसने अपनाया था। सिजदा एवं पैबोस, ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, सिजदा और पैबोस, ये 2 जो रीतियां हैं, पैबोस बलबन ने ही शुरू की थी। नवरोज उत्सव जो है ये भी बलबन ने ही शुरू की थी। दीवाने अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज, ये भी बलबन ने बनवाया था, इसकी पुनर्गठन किया था। जो बलबन है वो क्या करता है, तो दीवाने अर्ज का पुनर्गठन करता है। चलिए ये हो गया बलबन के बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देख लेना बलबन लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, तो इसको बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। क्या, बाजार नियंत्रण,
बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है इसके काफी अच्छे थे और इसी के लिए काफी विख्यात भी है और बहुत ही अच्छा शासक रहा है वो। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से क्या, अगर हम कार्यकाल देखें तो 1210 से लेकर के 1236 तक इसका कार्यकाल है और इसने क्या क्या किया, तो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की जो कार्य है वो पूरा करवाया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। चालीसा का गठन किया इसने। चालीसा क्या था, तो 40 तुर्क गुलामों का एक क्या था, एक संगठन था जो कि बहुत मतलब विद्वान लोगों का एक समूह आप कह सकते हो, चालीसा। उसके बाद इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। क्या, इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। और इक्ता क्या था, तो वेतन के बदले जो भूमि को दिया जाता था उसमें इक्ता प्रथा में। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए, हाँ दोस्तों, मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि जब सिक्का से जब यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो चांदी का यहाँ पे बोला जाता था इसमें टंका और तांबे का जीतन। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुप्त काल की। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख लेते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था रूपक। क्या कहा जाता था दोस्तों, रूपक। और सोना के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो सोने के सिक्के को कहा जाता था दीनार। क्या कहा जाता था, दीनार। चलिए और बात करते हैं कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया, आहत। प्राचीनतम सिक्के यहां पे लिख लेते हैं। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा गया है, तो प्राचीनतम सिक्के को कहा गया है आहत। ठीक है, आहत। अगर बात करें प्राचीनतम सिक्के को जो है पुराणों या फिर साहित्यों में क्या कहा गया है, तो कशार्पण कहा गया है। ये आप देख लेना, पूरा यहाँ पे अट नहीं रहा है। चलिए, कशार्पण किसको कहा गया है, तो कशार्पण जो है प्राचीनतम सिक्के को ही पुराणों या फिर साहित्यों में कहा गया है। क्या एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है वहां। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज आर्मी? देखिए एक एक हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कर्णदेव की बात करते हैं। तो कर्णदेव जो है वो था गुजरात का शासक। राणा रतन सिंह जो है वो थे चित्तौड़ के शासक। मलिक गफूर कौन था, तो मलिक गफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था। और ये कौन, चंद्रदेव जो है वो देवगिरी, आपने नाम तो सुना ही होगा, देवगिरी, जो कि दक्षिण का प्रथम अभियान था। कौन था ये, प्रथम अभियान जो दक्षिण भारत के तरफ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो था देवगिरी ही। और जितने भी दक्षिण के प्रथम अभियान, अच्छा दक्षिण लिख लेते हैं, दक्षिण का जो है वो प्रथम अभियान था। और जितने भी दक्षिणी अभियान हुए उसका जो नेतृत्व किया वो कौन किया, तो मलिक गफूर किया, मलिक गफूर। और इसी को कहा जाता है हजार दिनारी। मलिक गफूर को कहा जाता है हजार दिनारी कहा जाता है। और मलिक गफूर को जो है ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। कहां से खरीदा था, सूरत से खरीदा था। एक सेकंड, इसको सूरत से खरीदा था। कब, गुजरात विजय के दौरान सूरत से खरीदा था मलिक गफूर को। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था। देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र था। और गुजरात का हमसे पूछा है तो गुजरात का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है कर्णदेव। कर्णदेव इसका सही जवाब है। राणा रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ के शासक थे और इन्हीं की जो वाइफ है, इनके वाइफ का नाम क्या था, तो रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी। आपने तो देखा ही हो, ये क्या हुआ, आपने तो देखा ही होगा मूवी एक पद्मावत जो मूवी है ना वो इन्हीं पे बना हुआ है। पद्मावत जो मूवी है अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के ही प्रेम प्रसंग पे बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर किसने लगाया था? देखिए दोस्तों, हम जजिया की बात कर लेते हैं। हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं जजिया। तो जजिया एक कैसा कर था, तो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था। लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत में सबसे पहले जो इसको इंट्रोड्यूस किया था
वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम, कासिम हम सिर्फ लिखते हैं कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है। उसी ने सबसे पहले जो है जजिया टैक्स को लगाया। लेकिन जब इसने लगाया था तो जजिया जो है एक ऐसा कर था जो कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, जो अच्छे कमाई कर रहे हैं, उनको जो है कुछ पैसा देना होता था। लेकिन ये बाद में जो है ये धर्म पे आ गया। और धर्म पे सबसे पहले आप देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, ये क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले क्या लगाया? तो गैर मुसलमानों पर, जो मुस्लिम नहीं थे, उन पे ये क्या लगाया? तो टैक्स लगाया। मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप क्या दोगे? टैक्स दोगे। बताओ ये कितना गलत चीज था यार, है ना, गैर मुस्लिमों से टैक्स लेना। चलिए, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किस पे लगाया टैक्स? तो इसी जजिया टैक्स को ब्राह्मण पे भी लगा दिया। पहले ये ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, है ना। अब ब्राह्मणों से भी ये क्या बोला कि आप ब्राह्मण हो, आप भी हमें क्या दो? तो भाई जजिया दो हमें। लेकिन ये जो है पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक लगाया था तो गैर मुस्लिमों पे तो लगाया था, लेकिन इसमें ब्राह्मणों को इसने छूट दे रखी थी। चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि आता है अकबर। कौन? अकबर। इसने जजिया को समाप्त करता है। जजिया को ये क्या करता है? समाप्त करता है, मतलब कि खत्म करता है। लेकिन इसके बाद फिर से ये चालू हो जाता है किसके शासनकाल में? औरंगजेब। औरंगजेब जो है इसको फिर से चालू कर देता है। औरंगजेब जो है दोबारा चालू किया। सही है, औरंगजेब। उसके बाद किसको बोला जाता है? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख कौन था भाई? जहांदार शाह। क्या था? जहांदार शाह ही था। जहांदार शाह। जहांदार शाह अंतिम रूप से ये समाप्त किया। इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, लंपट मूर्ख। और ये जो है अंतिम रूप से इसको समाप्त कर देता है। मतलब ये जो यहाँ पे जजिया जाकर के समाप्त हुआ। सोचो, जजिया जो है यहाँ से शुरू हुआ मीर कासिम से, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको गैर मुस्लिमों पे लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे लगा दिया। अकबर ने इसको फिर से खत्म किया, बोला कि नहीं भाई ये अच्छा चीज नहीं है। अकबर तो बहुत अच्छी अच्छी चीज कर रहा था भाई। और उसके बाद औरंगजेब ने इसको दोबारा लगाया, और जहांदार शाह ने फिर इसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमसे पूछा गया है क्या? ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों पे आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, तो ये इसका राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हाँ, ये अब आपको ये सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम करना कि अगर कोई और सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एक बार जरूर कर लेना, और इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना, क्योंकि मेरा मानना है कि ये वीडियो काफी उपयोगी है उन छात्रों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। ठीक है, और क्योंकि मुझे लगता है कि ये 1 घंटा भी अभी नहीं हुआ होगा, मैं तो ऐसे टाइम नहीं देख रहा, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई हैं। ये देखने को तो 20 क्वेश्चन ही है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे लगभग लगभग 300 से 400 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे।